एक ऐसा ब्रांड, सोचिए, 3000 करोड़ से ज्यादा की सालाना बिक्री, जिसके फाउंडर शार्क टैंक पर बैठकर दूसरों को बिजनेस सिखा रहे हैं, और वैल्यूएशन 10,000 करोड़ के पार। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि पूरी कहानी ही पलट गई। तो सवाल यही है, आखिर हुआ क्या? वो कंपनी जो इंडियन स्टार्टअप्स के लिए एक मिसाल बन रही थी, वो अचानक इतने बड़े सवालों के घेरे में कैसे आ गई? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और पूरी कहानी को समझते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 3,377 करोड़ रुपए। ये फाइनेंशियल ईयर 2023 में बोट की सालाना बिक्री थी। मतलब इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के हिसाब से देखें तो ये एक बहुत ही बड़ा मैसिव नंबर है। इससे पता चलता है कि ये ब्रांड कितना विशाल बन चुका था। और बात सिर्फ सेल्स की नहीं थी। अक्टूबर 2022 तक कंपनी की वैल्यूएशन पहुंच गई थी 1.3 बिलियन डॉलर पर। मतलब ये एक प्रॉपर बड़ा यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया था। ऐसा लग रहा था कि कंपनी बस सफलता की सीढ़ियां चढ़ती ही जा रही है। और फिर ठीक यहीं पर कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। कंपनी अपना आईपीओ लाने की पूरी तैयारी में थी, सब कुछ सेट था। लेकिन आईपीओ से ठीक 29 दिन पहले दोनों फाउंडर्स अमन गुप्ता और समीर मेहता ने अपने एग्जीक्यूटिव पदों से इस्तीफा दे दिया। बस आईपीओ रुक गया, और सच तो यह है कि वो आज तक लॉन्च नहीं हो पाया। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, देखते हैं कि बोट ने अपनी शुरुआत में इतनी जबरदस्त, इतनी विस्फोटक ग्रोथ हासिल करने के लिए कौन सी कमाल की स्ट्रैटेजी अपनाई थी। देखिए, अमन गुप्ता जेबीएल की जो पेरेंट कंपनी है हारमन इंटरनेशनल, वहां काम करते थे। तो उन्हें मार्केट की नब्ज पता थी। उन्होंने एक चीज नोटिस की, भारत में या तो बहुत महंगे अच्छे ऑडियो प्रोडक्ट्स थे, या फिर एकदम सस्ते और घटिया क्वालिटी वाले। बीच का वो जो अच्छा भी और सस्ता भी वाला सेगमेंट था, वो पूरी तरह से खाली था। एक बहुत बड़ा गैप था जिसे भरा जा सकता था। और मजे की बात यह है कि बोट का पहला प्रोडक्ट कोई हेडफोन या ईयरफोन था ही नहीं, वो था एक एप्पल चार्जिंग केबल। अब उस टाइम एप्पल की केबल्स की एक ही दिक्कत थी, बहुत जल्दी टूट जाती थी। बोट ने इसी प्रॉब्लम को पकड़ा, एक मजबूत ब्रेडेड केबल बनाई जिसकी गारंटी थी कि वो नहीं टूटेगी, और फेसबुक पर एक सिंपल सा ऐड चलाया, टेबल खरीद खरीद के थक गए। बस ये लाइन लोगों को क्लिक कर गई, प्रोडक्ट अमेजॉन पर बेस्ट सेलर बन गया। और यहीं से बोट की मेन फिलॉसफी, उनका कोर आइडिया सामने आया। अमन गुप्ता ने खुद ये बात कही कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बेच रहे, हम लाइफस्टाइल एसेसरीज बेच रहे हैं। मतलब उन्होंने बोट को सिर्फ एक गैजेट नहीं, बल्कि एक कूल, एक एस्पिरेशनल ब्रांड बनाया। और ये स्ट्रैटेजी जबरदस्त काम कर। सोचिए, 2016 में जियो आया, डेटा सस्ता हो गया, लोगों के हाथ में स्मार्टफोन्स आ गए। बोट बिल्कुल सही समय पर सही जगह पर था। और नतीजा, कुछ ही सालों में कंपनी 30 लाख की शुरुआत से 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन तक पहुंच गई, आईपीओ के लिए एकदम तैयार। लेकिन बाहर से जो ये शानदार चमक दिख रही थी ना, उसके पीछे अंदर ही अंदर कुछ दरारें पड़ने लगी थी। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां इस तेज रफ्तार ग्रोथ के पीछे छिपी हुई परेशानियां सामने आने लगी। तो बोट का जो पूरा बिजनेस मॉडल था, उसका कोर था वाइट लेबलिंग। अब इसका मतलब क्या है? सिंपल भाषा में, प्रोडक्ट चीन में किसी फैक्ट्री में बनता है, और यहां उस पर बोट का लोगो और ब्रांडिंग लगाकर बेच दिया जाता है। ये बहुत सारे इंडियन स्टार्टअप्स के लिए जल्दी से बिजनेस बढ़ाने का एक कॉमन तरीका है। लेकिन इसमें इनोवेशन और क्वालिटी कंट्रोल का एक बहुत बड़ा रिस्क भी होता है। और जब तक मार्केट में कंपटीशन कम था, तब तक तो ये मॉडल चलता रहा। लेकिन फिर क्वालिटी को लेकर शिकायतें आनी शुरू हो गईं, और धीरे धीरे ये बढ़ने लगी। रेडिट, ट्विटर, सब जगह लोग लिखने लगे कि भाई ईयरबड्स तो कुछ महीनों में ही खराब हो रहे हैं, चार्जिंग केस काम नहीं कर रहा। और कस्टमर सर्विस, वो तो जैसे है ही नहीं, कोई जवाब ही नहीं मिलता। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम, वो थी मेड इन इंडिया वाली बात। बोट ने खुद को एक गर्वित भारतीय ब्रांड की तरह पेश किया, लेकिन हकीकत कुछ और थी। असल में उनके प्रोडक्ट्स का 90 से 95% कच्चा माल वो चीन और ताइवान से आता था। इंडिया में तो बस असेंबली हो रही थी। इससे ब्रांड की इमेज पर, उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठने लगे। और जब लग रहा था कि चीजें खराब हैं, तभी एक और बड़ा झटका लगा। अप्रैल 2024 में खबर आई कि बोट के 7.5 मिलियन, मतलब 7.5 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स का पर्सनल डेटा लीक हो गया है। नाम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, सब कुछ। और ये सारा डेटा डार्क वेब पर बिक रहा था। कितने में? सिर्फ 2 यूरो में, मतलब करीब 200 रुपए में। सोचिए। तो अब हो ये रहा था कि कंपनी की जो अंदर की परेशानियां थी, उनका असर बाहर भी दिखने लगा था। क्वालिटी,
ट्रस्ट, डेटा सिक्योरिटी, इन सब पर सवाल उठ रहे थे। और इसी मौके का फायदा उठाकर मार्केट में जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स थे, उन्होंने बोट के दबदबे को चैलेंज करना शुरू कर दिया। और ये चार्ट बिल्कुल यही कहानी बताता है। स्मार्टवॉच कैटेगरी में बोट ने वही गलती की, चाइनीज प्रोडक्ट्स को रीब्रांड किया, जबकि नॉइज और फायरबोल्ट जैसे ब्रांड्स वो इनोवेशन कर रहे थे, बेहतर फीचर्स ला रहे थे, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे थे। और नतीजा देखिए, 2022 में बोट का मार्केट शेयर 18.8% था, जो 2025 तक गिरकर 14.1% पर आ गया। और इसका सीधा असर पड़ा कंपनी के फाइनेंशियल्स पर। इतने सालों तक प्रॉफिट में रहने के बाद फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी को पहली बार एक बड़ा नुकसान हुआ, 129.5 करोड़ रुपए का नेट लॉस। तो इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? चलिए अब कंपनी के जो हाल के स्ट्रगल्स हैं, गवर्नेंस के जो मुद्दे हैं और उनकी इस पूरी जर्नी का जो मेन लेसन है, उस पर फोकस करते हैं। हाँ, तो 2 साल के लॉस के बाद फाइनेंशियल ईयर 2025 में बोट ने 60 करोड़ का प्रॉफिट तो दिखाया, लेकिन ये प्रॉफिट सेल्स बढ़ने से नहीं आया, ये आया खर्चे कम करने से। इसको ऐसे समझिए, जैसे आपकी सैलरी तो नहीं बढ़ी, पर आपने बाहर खाना पीना बंद कर दिया तो आपके पैसे बच गए। ये कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो नहीं है, राइट? और इसी दौरान जो आईपीओ की कहानी थी, वो और भी ज्यादा उलझ गए। सेबी से दूसरी बार परमिशन मिली और उसके ठीक बाद फाउंडर्स ने रिजाइन कर दिया। इससे कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर बड़े सवाल खड़े हो गए। फिर ऑडिटर्स ने भी कंपनी के अकाउंट्स में बड़ी बड़ी गड़बड़ियां निकाल दी। और इन सब का नतीजा ये हुआ कि जनवरी 2026 में आईपीओ एक बार फिर रोक दिया गया। और प्रॉब्लम सिर्फ अकाउंट्स में नहीं थी, कंपनी के अंदर का माहौल भी ठीक नहीं था। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी का एम्प्लॉय एट्रिशन रेट था 34%। मतलब हर 3 में से एक फुल टाइम एम्प्लॉय हर साल नौकरी छोड़कर जा रहा था। ये किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है? बोट की कहानी का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो यही है। एक तरफ कमाल की मार्केटिंग, ज़बरदस्त ब्रांडिंग जिसने इंडियन कंज्यूमर्स के साथ एक कनेक्शन बना लिया, और दूसरी तरफ जेनरिक चाइनीज प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंसी, जिसकी वजह से क्वालिटी और असली इनोवेशन कहीं पीछे छूट गया। लेकिन एक बात साफ है, बोट अभी डूबा नहीं है। आज भी 34% मार्केट शेयर के साथ ये इंडिया का नंबर 1 TWS ब्रांड है। लेकिन अब ये एक ऐसे क्रिटिकल मोड़ पर खड़ा है जहां उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा। या तो अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ो, या फिर सिर्फ एक केस स्टडी, एक चेतावनी भरी कहानी बनकर रह जाओ। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक कंपनी को लंबे समय तक कौन सी चीज टिकाए रखती है? एक वायरल मार्केटिंग कैंपेन या एक ऐसा प्रोडक्ट जिस पर लोग आंख बंद करके भरोसा कर सकें? शायद बोट की ये पूरी जर्नी इसी सवाल का जवाब ढूंढ रही है।